गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। नमस्ते। चलिए आज आगे देखते हैं अगला क्लास। अभी तक हमने लॉ ऑफ कॉन्साइंस पढ़ लिया है, बस हम थोड़ा इसका कंपैरिजन करेंगे जल्दी जल्दी, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी कॉन्साइंस खत्म नहीं हुआ है, अभी चलेगा। लॉ और कॉन्साइंस का कंपैरिजन कर लेंगे, परिभाषा के लेवल पे देखेंगे क्या है। लॉ लिखित, सजा लिखित होता है, न मानने पे सजा मिलेगी और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी है। कॉन्साइंस क्या है? आपका आंतरिक नैतिक भावना है जो सही गलत का भान कराती है आपको, ठीक है। ये अंदर से जुड़ा हुआ मामला है। स्रोत क्या होता है लॉ का? संसद, अंतर्राष्ट्रीय संधियां, न्यायिक निर्णय जो आए होते हैं, ये उनसे जुड़ा हुआ है। कॉन्साइंस क्या होता है? व्यक्ति के अंदर का जो मूल्य होते हैं, शिक्षा होती है, धर्म होता है, उसका अनुभव होता है, सामाजिक मानदंड होते हैं, व्यक्तिगत जो नैतिकता होती है उससे आती है। मैंने बोला था ना कि कॉन्साइंस क्या होता है, आपके एजुकेशन, आपकी पृष्ठभूमि से है, उन सबसे जुड़ा हुआ होता है। ये बताया जा चुका है, बस कंपेरिजन कर रहे हैं। लॉ की प्रकृति क्या होती है? एक्सटर्नल होती है, बाहरी। कॉन्साइंस क्या होता है? भीतरी होता है। उद्देश्य क्या होता है लॉ का? समाज में व्यवस्था बनाए रखना, न्याय, सुरक्षा, समानता लाना और एक जो विवाद होते हैं उसका समाधान करना। और कॉन्साइंस का क्या होता है? सही गलत का चुनना, आत्ममूल्यांकन करना, नैतिक कार्य के लिए प्रेरित करता है हमारा अंतरात्मा, ये उसके लिए होता है कॉन्साइंस। और अनुपालन के मामले में ये बाध्यकारी होता है, बोला है कि मानना ही पड़ेगा, बाध्यकारी है। ये स्वैच्छिक होता है, व्यक्तिगत होता है, ठीक है, माने ना माने। मन में आया सही है कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, रुक के पहुंच लेते हैं, करें ना करें आपकी मर्जी होती है। लचीलापन कठोर होता है, स्थिर भी होता है, धीमा बदलाव होता है। कॉन्साइंस में क्या होता है? लचीला होता है, गतिशील होता है। कैसे? जैसे जैसे आप ज्ञान अनुभव का बढ़ता चला जाएगा, वैसे आपका कॉन्साइंस और ट्रेन होता चला जाता है। अधिकार के लेवल पे देखिए, राज्य द्वारा प्रदत्त शक्ति और प्राधिकरण पर आधारित होता है। ये नैतिक प्राधिकार पर आधारित होता है। क्षेत्र क्या होता है? समाज के सार्वजनिक और कुछ हद तक निजी जीवन को नियंत्रित करता है आपके। और कॉन्साइंस क्या होता है? व्यक्ति के आंतरिक विचार, भावनाएं और व्यक्तिगत निर्णय को नियंत्रित करता है। सार्वभौमिकता के यूनिवर्सल लेवल के मामले में लॉ क्या है? रीजनल हो सकता है, स्पेसिफिक हो सकता है। भारत पे अपना लागू हो सकता है, पाकिस्तान का अपना लागू हो सकता है, बांग्लादेश का अपना हो सकता है, श्रीलंका का हो सकता है, अमेरिका का हो सकता है, अपना अपना सब स्पेसिफिक लागू करते हैं, ठीक है। तो विभिन्न देशों और समाजों के कानून अलग अलग हो सकते हैं। कॉन्साइंस में क्या होता है? पर्सनल और यूनिवर्सल। कुछ बुनियादी नैतिक मूल्य सार्वजनिक हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो व्यक्तिगत व्याख्या की जा सकती है। अब हमको देखना है लॉ एंड कॉन्साइंस के बीच में इंटर रिलेशन, अंतर संबंध क्या है, ठीक है। अंतर संबंध का समझिए, मतलब कि एक लॉ है, एक कॉन्साइंस है, एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं, तो ये अंतर संबंध है इनका, ठीक है। किस किस तरीके से करेंगे देखिए। पहला है कॉन्साइंस लॉ का आधार है, ये आधार लिखिएगा, मतलब कॉन्साइंस ये है तो ये लॉ है, बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये बोल रहा है। कैसे? देखिए, कई बार क्या होता है, कानून जो है कॉन्साइंस से उत्पन्न होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सती प्रथा उन्मूलन कानून, देखिए कॉन्साइंस से कैसे उत्पन्न हो रहा है। सती प्रथा पहले चल रही थी आराम से, सब इसको सही मान रहे थे। फिर अचानक से एक व्यक्ति आता है, राजा राम मोहन राय आते हैं, इनका कंसाइंस कहता है कि ये गलत हो रहा है, किसी महिला को जिंदा जला देना कहाँ कहाँ तक सही है, इसका विरोध करना शुरू करते हैं, ठीक है। कुछ समय के बाद जो है एक लॉ बनता है, सती प्रथा उन्मूलन कानून, ठीक है। तो उसके बनने के बाद क्या होता है, वो बंद हो जाता है। तो कानून इनके कॉन्साइंस के वजह से एक कानून बन गया, कानून बनाया गया। तो क्या हो रहा है, कॉन्साइंस जो है कानून को इफेक्ट कर रहा है, ये पहला है। और दूसरा क्या है, लॉ कॉन्साइंस को आकार देता है। देखिए सती प्रथा का एग्जांपल लीजिए, जब सती प्रथा जो है उन्मूलन कानून बना, तो सती प्रथा को पहले सब सही मान रहे थे, ठीक है। जैसे ही कानून बना, अब इसको गलत मानने लगे समय के साथ। फिर धीरे 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 लोगों को कंसाइंस के लेवल पे ये हो गया, ट्रेन हो गया कि सती प्रथा गलत है, इसलिए आज देखेंगे सती प्रथा नहीं होती है, ठीक है। तो क्या किया, पहले कॉन्साइंस ने लॉ को इफेक्ट किया, फिर लॉ ने कॉन्साइंस को इफेक्ट किया, ये एक दूसरे को अंतर संबंध बन रहे हैं। तीसरा है टकराव की स्थिति, लॉ और कॉन्साइंस में टकराव हो जाता है। देखिए पर्सनल कॉन्साइंस, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो लॉ को नहीं मान रहा है, कि कोई लॉ बना है, वो लॉ को अवॉइड कर रहा है, उसको मान ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उसका कॉन्साइंस कर रहा है कि ये लॉ गलत है। तो वही लिखा है टकराव की स्थिति, लॉ को मानने से मना कर सकता है क्योंकि अनैतिक मानता है। कोई XYZ लॉ बना है, एक पर्सन है जो ये मानता है कि नहीं ये लॉ ठीक नहीं है, गलत है, ठीक है। तो अनैतिक इसका कॉन्साइंस कर रहा है ये गलत है, क्योंकि बहुतों को नुकसान दे रहा है। बोले हो सकता है कोई, मान लीजिए किसी ने कोई कानून बना दिया कि पूरा एरिया जो है अब एक व्यक्ति के नाम दे दिया जाएगा, आप लोग यहाँ से जाओ, आपको पैसा भी नहीं मिलेगा, तो ऐसा कानून खराब ही लगेगा किसी को भी। चौथा है लॉ की सीमाएं हैं, जैसे लॉ हर नैतिक स्थिति को कवर नहीं कर सकता है, ऐसे में कॉन्साइंस को व्यक्ति को सही मार्ग चुनने में मदद करती है जहां लॉ मौन है। कॉन्स्टिट्यूशन मान लीजिए किसी देश का बना है, बहुत सारे प्रोविजन लिखे हुए हैं हर चीज,
लेकिन कुछ स्पेसिफिक एरिया जिसके बारे में कुछ नहीं लिखा है, मौन है, तो वहाँ पे कॉन्साइंस आ जाता है। मैंने बोला ना कि जब लॉ मौन हो जाता है तो कॉन्साइंस काम करता है आपका। इसलिए कॉन्साइंस पे जोर दिया जाता है कि आप नैतिक बने रहे, आपका नैतिक मन मजबूत रहे, अंतरात्मा मजबूत रहे, आपके ढंग से काम करे, सही और गलत का ज्ञान दे। इसको मजबूत किया जाता है कि लॉ जहाँ विफल हो जाए वहाँ पे ये काम कर जाए। सती प्रथा के मामले में देखिए ना, सती प्रथा के मामले में क्या था, उस समय कस्टम चल रहा था कि इसको सही मान रहे हैं, लेकिन अभी एक अचानक से एक व्यक्ति आ जाता है जिसका कॉन्साइंस कहता है कि राजा राम मोहन आएगा कि ठीक नहीं, पूरा का पूरा कानून लाके बदल दिया गया सब। इसलिए कॉन्साइंस पे काफी जोर दिया जाता है। अब एक और एग्जांपल लीजिए, समानता का कानून, इक्वालिटीज लॉ, आर्टिकल 14 है, संविधान में इम्प्लीमेंट किया गया। पहले क्या था, पहले लोग नहीं मानते थे, बराबरी को नहीं मानते थे, ऊंच नीच का भेदभाव था, ठीक है। फिर एक व्यक्ति आता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आते हैं, खूब चिल्लाते हैं इक्वालिटी के बारे में, सबको समानता होनी चाहिए, सब बराबर होंगे, सब बराबर होंगे। तो आर्टिकल 14 आता है, संविधान में इंक्लूड किया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, एक कानून बना के सबके माइंड में ये कॉन्साइंस के लेवल पे डाला जाता है कि सब बराबर है। फिर धीरे धीरे हमारा कॉन्साइंस ट्रेन होता है और आज बहुत सारे लोग मानते हैं इसको। नहीं मानेंगे तो उसके लिए सजा का प्रावधान है, लॉ आ जाएगा आगे, फिर लॉ बना हुआ है, नहीं मानेंगे तो सजा मिलेगी, ठीक है। तो पहले क्या था, नहीं मानते थे कॉन्साइंस के लेवल पे, अब एक लॉ बन चुका है, एक व्यक्ति आ रहा है बीच में कह रहा है ये गलत है, क्योंकि इनका कॉन्साइंस क्या कह रहा है, ये गलत है, भेदभाव। तो ये आर्टिकल 14 आता है, कानून बनता है, ठीक, कॉन्साइंस से। फिर अब ये कानून जो है बन गया, ये आर्टिकल लाया गया, इससे रिलेटेड कानून बने, तो अब दिमाग में लोगों को जाना है कि सब बराबर है, तो कॉन्साइंस ट्रेन हो रहा है। तो देखिए, पहले लोग जो है नहीं मानते थे समानता को, लेकिन जब ये कानून ये आर्टिकल 14 इंक्लूड किया गया, इससे रिलेटेड कानून बने, तो मैं एक शब्द मैंने पढ़ा था, प्रबुद्ध अंतरात्मा, यानी इनलाइटेंड कॉन्साइंस। तो धीरे धीरे लोग जो है उन सब चीजों से बाहर निकल के, जातिगत भेदभाव, इन सब चीजों से बाहर निकल के धीरे धीरे प्रबुद्ध अंतरात्मा यानी इनलाइटेंड कॉन्साइंस तक जा रहे हैं, समानता को अच्छे से समझ रहे हैं। इसको एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है, कि कैसे अंतर संबंध है, कैसे टकराव है, कब लॉ कॉन्साइंस को इफेक्ट करता है, कब कॉन्साइंस लॉ को इफेक्ट करता है, कब टकराव हो जाता है, ये सारी चीजें बताई जाएंगी, ठीक है। और एक एग्जांपल देखिए, एलजीबीटी को, सेक्शन 377 क्या था, पहले क्या था, नहीं था का मतलब ये है कि ये अलाउ नहीं था, होमोसेक्सुअलिटी अलाउ नहीं थी, लेकिन अब क्या है, अलाउ है। अब इससे सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको ढंग से निर्णय दे दिया इस पे, अब इसके लिए कानून भी बन गया है, अब लोग धीरे धीरे इसको मान रहे हैं। पहले तो मानते भी नहीं थे ना कि ऐसा कुछ होता है, लेकिन अब मान रहे हैं, सारे अच्छे से मान रहे हैं, कॉन्साइंस के लेवल पे ट्रेनिंग मिल रही है इन सब चीजों की। अब देखिए, रूल्स फॉर यूजिंग कॉन्साइंस इन डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की प्रक्रिया में अंतरात्मा के उपयोग के कुछ नियम है। क्या नियम है, पहला, फॉलो द सर्टेन कॉन्साइंस आपको बताया गया है क्या होता है, ठीक है, निश्चित अंतरात्मा का पालन करें। दूसरा क्या करें, बी कॉशियस विद डाउटफुल कॉन्साइंस भी बताया गया है कि जब डाउटफुल में रहे तो कोई डिसीजन ना ले, वेट करें, ठीक है, ये भी बता दिया गया है। तो तीसरा क्या है, रिस्पेक्ट इनविंसिबल इग्नोरेंस क्या है, ये भी पिछली क्लास देखेंगे तो पता चलेगा। और क्या करना है, अवॉइड विंसिबल इग्नोरेंस, ये भी बताया गया है विंसिबल इग्नोरेंस क्या होता है। पांचवा, इन्फॉर्म एंड ट्रेन योर कॉन्साइंस, ठीक है, इंफॉर्मेशन, सूचना, हमेशा अपडेट रहना, इन सब चीजों से अपने आप को बिल्कुल बना के रखिए। कीप कॉन्शियस विद इन द बाउंड ऑफ लॉ एंड पब्लिक इंटरेस्ट, लॉ और पब्लिक इंटरेस्ट के दायरे में रहते हुए अपने कॉन्साइंस से डील करिए, ठीक है। अंतरात्मा को कानून और सार्वजनिक हित के दायरे में रखना है, ये नहीं कि हवाबाजी करने लगना है। अब देखिए, वॉइसेस ऑफ कॉन्साइंस, अंतरात्मा की आवाजें। अब अंतरात्मा की भी बहुत सारी आवाजें होती हैं जो आपको बताती हैं क्या सही है क्या गलत है, कभी चेतावनी के रूप में आती है, कभी सलाह के रूप में आती है, इस तरीके से आती है। तो पहला है काउंसिल और गाइडेंस, सलाह और मार्गदर्शन के रूप में आएगी। दूसरा क्या है, वार्निंग और प्रोहिबिशन, चेतावनी या निषेध के रूप में आती है। कुछ आप करने जाते हैं, अंदर से आवाज आती है, देखो यार गलत है, मत करो, गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। कुछ टाइम में सलाह के रूप में आती है। अप्रूवल और सेटिस्फैक्शन, संतोष और प्रकृति के रूप में आती है, सुख स्वीकृति के रूप में आती है। आप कुछ करते हैं, किसी की मान लीजिए मदद किया, आपको अंदर से एहसास होता है, काफी संतोष मिलता है कि यार बहुत अच्छा लग रहा है। और गिल्ट और रिमोर्स के रूप में आती है कॉन्साइंस, कुछ किया फिर लगा कि गलत किया है, पछतावा होता है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल लेके एक को समझते हैं। देखिए, एक सिविल सर्वेंट है, ठीक है, एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। तो जब गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आपका इनका सिविल सर्वेंट का कंसाइंस इसको बोलेगा, जब भी कोई प्रोजेक्ट रहे उसको पब्लिक इंटरेस्ट से ऊपर रखो, नहीं मतलब पब्लिक इंटरेस्ट को टॉप पे रखो, ये बोलेगा। इसका कंसाइंस बोलेगा कि हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट को टॉप पे रखना है। फिर दूसरा, चेतावनी के रूप में कैसे आएगा, देखिए, मान लीजिए कोई प्रभावशाली व्यक्ति है, ठीक, मान लीजिए मेले साहब है, मेले साहब आते हैं डीएम साहब के पास, सिविल सर्वेंट के पास, कहते हैं डीएम ये कर दो, और डीएम को ये लगता है अंदर से
कंसाइंस का चेतावनी दे रहा होता है, देखो यार ये करना मत, अगर ये मेले साहब जो बोल रहे हैं बोल दिए, गड़बड़ हो गया काम, बहुतों को नुकसान होगा, ये गलत काम है। जो बोल रहे हैं मेले साहब 5 साल के लिए हैं, अगले 5 साल में रहेंगे नहीं रहेंगे क्या पता, तो गलत काम है, ये करना मत। अंतरात्मा अंदर से चेतावनी दे रही है यार, ये डोंट डू दैट, करना मत। अब संतोष के रूप में कैसे आता है कॉन्साइंस? गरीब व्यक्ति है, जरूरतमंद है, या मान लीजिए गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है, अच्छे से इंप्लीमेंट कर दिया, बहुतों को फायदा हो गया, गरीब को बहुत गरीबी रेखा से ऊपर उठ गया, आपको अंदर से खूब अच्छा महसूस होता है, संतोष मिलता है कि मैंने जो जिसकी सर्विस ज्वाइन करी थी आज वो सफल हुआ। और एक पश्चाताप के रूप में आता है, मान लीजिए अपने कोई गलत डिसीजन लिया है दबाव में, मान लीजिए मेले साहब आए, मेले साहब फिर आ गए कोई काम लेके, अब इनका प्रभाव बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा, तो मेले साहब के दबाव में आके आपने गलत निर्णय ले लिया और उससे बहुतों को नुकसान हो गया। अब आपके अंतरात्मा आपको बेचैन करके रख दी कि मेले साहब को हमने मान लिया, अब इससे बहुतों को नुकसान हो गया, बहुत गरीब वर्ग को, अब आप बेचैन है, ये मेले साहब तो चले गए, अब आपका अंतरात्मा आपको पछतावा कर रहा है, कचोट रहा है अंदर ही अंदर। ठीक, अब देखिए क्राइसिस ऑफ कंसाइंस समझते हैं, यानी विवेक का संकट। क्या है विवेक का संकट? विवेक का संकट है कि अपने नैतिक मूल्य, आपका जो खुद का नैतिक मूल्य होगा, कुछ विश्वास होंगे, तो अंतरात्मा की आवाज किसी बाहरी दबाव या परिस्थिति या नियमों से बुरी तरह से टकरा जाती है, जिससे निर्णय नहीं ले पाते और आपको मानसिक तनाव होता है। आपके खुद के कोई मूल्य होंगे, आप बाहर से मान लीजिए डीएम है आप, मान लीजिए आप डीएम है, फिर से मेले साहब आ गए यहाँ पे, ठीक है, आपके कुछ नैतिक मूल्य हैं, कुछ वैल्यूज हैं आपके, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, कुछ आपको आपके संस्कारों ने आपको वैल्यूज दी हुई है, ठीक है, मेले साहब आ गए, कह रहे हैं कि मेले साहब आके डीएम ये कर दो, अब आपको पता है कि गड़बड़ हो जाएगा इससे कुछ, ठीक है, बहुत ज्यादा गड़बड़ होने वाला है, इससे नुकसान हो जाएगा, कई लोग मर सकते हैं। तो मान लीजिए आपने बाहरी दबाव से इनकी बात किसी तरीके से मान ली, किसी तरीके से मान लिया, अब आपने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया और जो होना जैसा आपने सोचा था कि मर सकते मर गए। अब ये एथिकल डिलेमा से एक कदम आगे है, ये गहरा नैतिक अंतर संघर्ष है, आपके मन में काफी संघर्ष चल रहा है खूब, क्यों कर दिया, कैसे कर दिया, करना नहीं चाहिए था, एमएलए साहब ने करवाया है, आप एकदम गहरे कह सकते हैं एकदम डिप्रेशन में चले गए इस मोड में, मानसिक तनाव जबरदस्त होता है इसमें। ठीक, तो ये सिर्फ नैतिक दुविधा नहीं है, एथिकल डिलेमा से एक कदम आगे है, पूरा आंतरिक संघर्ष होता है, अपने आप से लड़ाई करते हैं। अगर आपने महाभोज उपन्यास पढ़ा हो, मनु भंडारी का है महाभोज उपन्यास, महाभोज में एक किरदार होता है जो कि एसपी होता है, ठीक है, वो काफी आंतरिक नैतिक संघर्ष से गुजर रहा था, आंतरिक संघर्ष से अपने, इस पे इतना दबाव बन गया है कि एक की मौत हुई है, यहाँ पॉलिटिशियन लगे हुए हैं, कुछ गुंडे लगे हुए हैं, इस पे इतना दबाव है, जो इस पे दबाव है उस पे एसपी पे, वही है आंतरिक संघर्ष। कई लोग मर गए हैं, अब रिपोर्ट ईमानदारी से रिपोर्ट बना के लाया है, अब इस रिपोर्ट को सीएम ने अपने पास रख लिया है। लास्ट में तो ये दिखाया गया है, एक उम्मीद का किरण दिखाया गया कि एसपी जो है दिल्ली जा रहा है पूरा रिपोर्ट लेके, लेकिन जो एसपी जो था वहां पे महाभोज उपन्यास में जिस नैतिक संघर्ष वो गुजर रहा था, उसी को कहते हैं क्राइसिस ऑफ कंसाइंस। अभी और एग्जांपल आएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अत्यधिक नैतिक दुविधा में रहते हैं, सही गलत के बीच रास्ता स्पष्ट नहीं मिल पाता है, कई बहुत ज्यादा, ठीक है, अपराध बहुत भी शामिल होता है। क्यों? क्योंकि गलत काम हो गए, मतलब इसमें ये रहेगा कुछ भी करेंगे आप, कोई भी डिसीजन लीजिए मत लीजिए, नुकसान होएगा, गलत ही होगा, ठीक है। आप कहेंगे कि डिसीजन नहीं लेंगे तब कैसे गलत होगा, आपके साथ गलत होगा, क्योंकि मेले साहब है, मेले साहब कुछ भी करेंगे, ठीक है। तो क्राइसिस ऑफ कंसाइंस का एक लक्षण देख लीजिए, इसमें क्या होता है, नैतिक दुविधा होगी गहरी, आंतरिक संघर्ष रहता है, निर्णय लेने में अक्षमता या कठिनाई होती है, अपराध और पछतावे की आशंका बनी रहेगी और मानसिक तनाव होगा, ये जबरदस्त होगा, खुद से लड़ते रहेंगे, मन ही मन सोचते रहेंगे, ठीक है। अब इसका एक और एग्जांपल देखिए, रियल लाइफ एग्जांपल, और अच्छे से समझ में आएगा आपको दिखाने के लिए। ये तस्वीर देखिए, ये सूडान की तस्वीर है। यहाँ पे क्या है, एक सूडानी बच्चा है जो भूख से एकदम तड़प रहा है, और पीछे एक चील गिद्ध है, वो ये इंतजार कर रहा है कि ये बच्चा मर जाए तो हम आके इसको खा ले, खत्म कर देना नोच के, ठीक है। अब ये एक व्यक्ति तस्वीर ले रहा है, नाम उसका केविन, इस तस्वीर का नाम है द वल्चर एंड द लिटिल गर्ल, ठीक है। अभी हम बताते हैं इसके बारे में क्या है, एक लाइन पढ़िए पहले इसके बारे में। जो इसने तस्वीर ली थी, जो केविन था, केविन कार्टर नाम था जिसने तस्वीर ली थी, फोटो जर्नलिस्ट था, उसने इसकी तस्वीर ली, और जब ये तस्वीर पब्लिश हुई तो केविन को जो है, जो फोटो जर्नलिस्ट था, उसको अवार्ड मिला, पुलित्जर मिला, जर्नलिज्म के फील्ड में बहुत बड़ा माना जाता है ये अवार्ड। उसके 4 महीने बाद
केविन जो है कार्टर ने, जिन्होंने इस तस्वीर ली थी, आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर ली। क्यों? क्योंकि वो क्राइसिस ऑफ कॉन्साइंस से गुजर रहे थे। क्यों? अब इसका कारण क्या है कि मान लीजिए ये तस्वीर है, ठीक है, तस्वीर दिख रही है, तो उनके दिमाग में ये चल रहा था कि मैं उसको बचा भी सकता था, तस्वीर न लेने के बजाय मैं उसको बचा भी सकता था। इस तस्वीर को देख के आपको लग रहा होगा कि बच्चा बच गया होगा, नहीं, ये मर गया हुआ थे, मर गया था, तस्वीर खींच रहे थे, बचा सकते थे। तो इस क्राइसिस ऑफ कॉन्साइंस से वो गुजर रहे थे। जैसे ही इनको अवार्ड मिला, 4 महीने के बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली। उनके ऊपर नैतिक दबाव बन गया था कि मैं उसको बचा भी सकता था, मैंने ये तस्वीर लेके फोटो खींच लिया, तस्वीर लेके अवार्ड जीत लिया। हो सकता था मैं बचा सकता था, तस्वीर अवार्ड अवॉइड कर देता, एक बच्चे की जान बच जाती। द वल्चर एंड द लिटिल गर्ल, इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको और पता चलेगा। यह है क्राइसिस ऑफ कॉन्साइंस, जो व्यक्ति गुजरता है, आत्महत्या की नौबत भी आ जाती है। इसलिए आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे ना बहुत सारा कि सिविल सर्वेंट थे, अचानक से सुसाइड कर लिया, बहुत बड़े पद पे थे, अचानक से सुसाइड कर लिया। तो ये बहुत ही गहरा आंतरिक संघर्ष होता है इस मामले में। इसीलिए बोल रहा था ना, गहरा आंतरिक संघर्ष। आपके कुछ वैल्यूज हैं, बाहर से कोई आप पे दबाव डाल रहा है, और आप जानते हैं कि आप कोई अगर फैसला करेंगे तो बाहर नुकसान होना ही होना है, ठीक है, इसलिए आंतरिक संघर्ष होता रहता है। देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट का एग्जाम्पल लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के एग्जाम्पल में कैसा, यूथनेसिया, इसका मतलब होता है इच्छा मृत्यु, ठीक है। भारत में क्या चल रहा है, पैसिव यूथनेसिया, पैसिव यूथनेसिया चलता है, एक होता है एक्टिव यूथनेसिया, ठीक है। एक है पैसिव यूथनेसिया, एक है एक्टिव यूथनेसिया। भारत में ये चलता है, लेकिन बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस में ये अलाउ करते हैं और बहुत ज्यादा निगरानी में करते हैं, ठीक है। यूथनेसिया का मतलब ये होता है कि स्वेच्छा से खुद को गरिमापूर्ण तरीके से मार लेना, ठीक है। मान लीजिए पैसिव यूथनेसिया में क्या होता है, पैसिव यूथनेसिया में ये होता है कि कोई जीवन रक्षक प्रणाली पे टिका हुआ है, मान लीजिए वेंटिलेटर पे टिका हुआ है, यहाँ आदमी पड़ा हुआ है, तो जब पैसिव यूथनेसिया अलाउ कर दिया जाता है तो ये वेंटिलेटर वगैरह हटा लिया जाता है, फिर ये धीरे धीरे स्वतः ही मर जाता है, ठीक है। ये क्यों किया जाता है, क्योंकि ये जो मरीज है बहुत ही पीड़ा में है, इतनी पीड़ा में है कि असहनीय हो चुका है, ठीक है, इसलिए अलाउ करते हैं पैसिव यूथनेसिया। और क्या करते हैं, जीवन रक्षक प्रणाली हटाते हैं, दबा के मार नहीं देते। और एक्टिव यूथनेसिया में क्या है कि कोई ऐसा लिक्विड पिला दे, इंजेक्शन लगा दे जो डायरेक्ट इसको खत्म कर दे, दर्द पीड़ा से हटा दे, ठीक है। तो ये यूथनेसिया, सुप्रीम कोर्ट का एग्जांपल क्यों दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने ये यूथनेसिया का मामला आ जाता है कई बार, इसको यूथनेसिया कर दिया जाए कि नहीं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ये क्राइसिस ऑफ कंसाइंस रहता है, क्योंकि आर्टिकल 21 क्या बोलता है, जीवन जीने का अधिकार देता है। एक तरफ फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने ही मारने के बारे में आ जाता है कि हमको मारने के लिए आप अलाउ कर दो, हमको परमिशन दो कि हम इसको मार दें। तो ये दुविधा में फंस जाते हैं, क्राइसिस ऑफ कंसाइंस। जो भी जज ये यूथनेसिया अलाउ किया होगा, ये खासकर पैसिव, उसको क्राइसिस ऑफ कंसाइंस से गुजरा होगा पक्का, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है सुप्रीम कोर्ट का, और ये पैसिव यूथनेसिया हमारे यहाँ है। अब इसी से जुड़ा हुआ एक मूवी देखिए, एक ऋतिक रोशन का मूवी है गुजारिश, अगर आपने नहीं देखी तो। इसमें भी यूथनेसिया का ही मामला था। ये क्या रहता है इसमें, ऋतिक रोशन मजिशियन रहता है, कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जिसके बाद उसका स्पाइनल में प्रॉब्लम होती है और ये चल नहीं पाता है, बस गर्दन ऐसे ऐसे हिलता रहता है, ठीक है। तो इसीलिए ये सुप्रीम कोर्ट से कहता है कि मुझे यूथनेसिया करना है, मुझे जिंदा नहीं रहना है। तो ये मामला अगर आपको समझना है यूथनेसिया से लेके, तो ये हम क्राइसिस ऑफ कंसाइंस समझा रहा हूँ, और यूथनेसिया एज एग्जाम्पल है, ठीक है। अब पर्सनल लाइफ में आपके क्राइसिस ऑफ कंसाइंस, मान लीजिए क्राइसिस ऑफ कंसाइंस हो, कैसे होगा। मान लीजिए आपका बहुत ज्यादा प्रेमी कोई है, ठीक है, जिससे आप बहुत ज्यादा प्रेम है, आपको लगा हुआ है काफी। अब वो आप बेड पे पड़ा हुआ है, अब बहुत पीड़ा में है, बहुत ज्यादा पीड़ा में है, ठीक है। मान लीजिए आपसे बोल रहा है कि मुझे मार दो। अब आपके हाथ में मामला है कि आप क्या करेंगे, आप उसको यूथनेसिया देंगे क्या, आप अपने ऊपर लेके समझिए। तो अब क्या है, आप क्राइसिस ऑफ कंसाइंस से गुजरेंगे कि यार मैं जिससे मैं इतना लगाव है, मैं इतना जुड़ा हुआ हूं, मैं उसको मार दूं क्योंकि वो पीड़ा में है। एक तो मैं उसको छोड़ना भी नहीं चाहता, जिंदा देखना चाहता हूँ, और ऊपर से वो दर्द में है, और मारने के लिए वो मुझे खुद कह रहा है मैं उसे मार दूं। एक क्राइसिस ऑफ कंसाइंस का मामला है, गहरे अंतर संघर्ष से गुजरने लगेंगे आप कि यार मैं कैसे मार दूं, अंदर ही अंदर खलबल मच जाएगी। अब एक और एग्जांपल लीजिए महाभारत का। महाभारत में कौन सा, कर्ण का एग्जांपल लीजिए। कर्ण
महाभारत में आप सुनते हैं ना धर्म का संकट, धर्म संकट बोलते ही रहते हैं, धर्म संकट है हमको, धर्म संकट है। धर्म संकट को क्राइसिस ऑफ कंसाइंस से जोड़िए, क्राइसिस ऑफ कंसाइंस मानिए, या तो मेरे सामने धर्म संकट खड़ा कर दिया या दुविधा में डाल दिया, क्राइसिस ऑफ कंसाइंस। युद्ध से कुछ समय पहले कर्ण को पता चलता है कि वो राधेय नहीं है, वो कौंते है, यानी कुंती पुत्र है, और पांचों पांडव उसके भाई हैं, और जो कर्ण है बड़ा भाई है। तो कुंती माता को क्या कहता है, वचन देता है कर्ण कि आपके 5 पुत्र जिंदा रहेंगे, चिंता मत करिए, ठीक है। 5 का वादा करके चला जाता है। अब कुंती तो माता है, वो तो चाहेंगे कि 6 को हमारे पूरे के पूरे पुत्र जो है 6 के 6 जिंदा रहे। तो वो कहता है 5 ही रहेंगे, मैं आपको प्रण दे रहा हूँ, वचन दे रहा हूँ, 5 तो 5 ही रहेंगे, ठीक है। अब होता क्या है, अब देखिए युद्ध मैदान सज गया है, युद्ध मैदान सज गया है। इधर कर्ण है और इधर अर्जुन है, साथ में कौन है, कृष्ण है, रथ है, ऊपर झंडा भी है, उस पर कौन है, हनुमान जी, पूरा व्यवस्था बना हुआ है। इधर कौन है, कर्ण है, अपना अर्जुन जो है गांडीव लिया पड़ा है, और ये कर्ण जो है विजय धनुष लिया हुआ, सामने रथ सजा हुआ, तीर पे तीर चल रहा है। एक मूवी है कल की, जिसमें थोड़ा सा एक सीन दिखाया गया है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कर्ण आता है, एक तीर चलाता है, और ये 2 पद पीछे हट जाता है, रथ सहित, रथ पीछे हो जाता है। फिर अर्जुन क्या करता है, मारता है इधर तीर, तो कर्ण जो है 10 कदम पीछे चला जाता है उसका रथ। तो फिर अर्जुन चिल्ला के क्या बोलता है कि देखा केशवा, क्या वो मेरे समान है, उसके धनुष बाण से हमारा रथ केवल 2 पद पीछे गया, लेकिन जब मैंने मारा तो 10 पद पीछे चला गया। तब जो यहाँ पे कृष्ण जी बैठे रहते हैं, क्या बोलते हैं, उसको समझाते हैं कि बच्चे अभी थोड़ा सा गोलू पोलू टाइप का प्रश्न मत करो, ठीक है, तुमको समझाते हैं। देखो, वो बोलते हैं कि देखो, तो तुम्हारा जो रथ है ना, वो खुद अग्निदेव की भेंट है, अग्निदेव तुम्हारी सुरक्षा कर रहे हैं, और तुम्हारे रथ पे जो झंडा लगा हुआ है उस पे हनुमान जी बैठे हुए हैं, वो भी तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, और मैं खुद तीनों लोक का स्वामी तुम्हारा सारथी बना हुआ हूँ, यानी 3 तरफ से तुमको सुरक्षा मिली हुई है, फिर भी तुम्हारा रथ जो है 2 पद पीछे चला गया। तो तुम कल्पना करो तुम्हारे सामने जो खड़ा है वो किस लेवल का आदमी है। तब उसका चेतना थोड़ा सा खुलता है, अर्जुन का कह रहा है कि हाँ यार, बात तो आप सही कह रहे हैं, मेरा मामला, हम खुद ही लगता है कि घमंड में आ गए थे। तो कह रहे हैं कि सामने जो तुम्हारे खड़ा है वो कोई मामूली इंसान नहीं है, उसको हल्के में मत लो। तो अब जो मैं बताना चाहता था, क्राइसिस ऑफ कंसाइंस। इन्होंने वादा किया था कुंती से, अपनी माता से, कि 5 ही जिंदा रहेंगे। अब इनका रथ का पहिया धस जाता है जमीन में। अब खुद कल्पना करिए, कई लोग नॉर्मली लाइन टू लाइन पढ़ लेते हैं महाभारत को, कि रथ का पहिया धस गया था, उतर रहा था, रथ का पहिया निकाल रहा था, तीर चलता है, अर्जुन की तरफ से मार देता है। इतना नॉर्मल होगा क्या? चारों तरफ से युद्ध मैदान सजा हुआ है, लोग एक दूसरे को मारे जा रहे हैं, अब रथ का पहिया निकालने जाएगा? मौका देता है अर्जुन को, क्योंकि इधर वादा करके आया कि 5 ही रहेंगे, और यहाँ पे कर्ण क्या है, सबसे बड़ा लड़का है घर का, तो अपने छोटे भाई को मारेगा? दिमाग खोल के सोचिए, वो चाहेगा कि अपने छोटे भाई को मार दे अपने हाथ से? तो कर्ण क्या करता है, जानबूझ के पहिया निकालने का एक्टिंग करता है कि चलो खींच लेते हैं पहिया, अभी सब पे तीर भाला चल रहा है, वहां पे जाके पहिया निकाल रहा है कर्ण। अर्जुन को मौका दे देता है, गर्दन कट के नीचे गिर जाता है, खत्म बात, ठीक है। तो कर्ण ने क्या किया, मौका दिया था। लेकिन जब इसको पता चलता है कर्ण को कि ये जो पांडव है ये मेरे भाई है, तो ये धर्म संकट में फंस गया कि मैं अर्जुन को मारूं कि ना मारूं, क्राइसिस ऑफ कंसाइंस में, कि मैं अपने छोटे भाई को मार दूं। कर्ण जो है इस कंडीशन में क्राइसिस ऑफ कंसाइंस से गुजर रहा था, ये समझाना था आपको, ठीक है। तो अब आप समझ गए हैं कि पर्सनल लाइफ में क्राइसिस ऑफ कंसाइंस क्या होता है, क्राइसिस ऑफ कंसाइंस क्या होता है, ये भी समझ गए हैं, ठीक है। बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं लोग, IAS ऑफिसर, PCS ऑफिसर, इन सब चीजों से गुजरते हैं, और सडनली एक खबर आती है कि किसी ने आत्महत्या कर ली है। ये एथिकल डिलेमा से बहुत ऊपर है, ये मत समझिएगा कि एथिकल डिलेमा है, ये एथिकल डिलेमा से बहुत ज्यादा आगे का है। एथिकल डिलेमा में तो दुविधा में फंस जाते हैं कि करे ना करे, कोई दबाव, इतना आंतरिक संघर्ष नहीं होता इसमें। क्राइसिस ऑफ कंसाइंस में आंतरिक संघर्ष बहुत ज्यादा हो जाता है आपको पता होता है कि मेरा कोई भी हल्का सा एक्ट बहुत बुरी गति करने वाला है, और आप दबाव में आके कर बैठते हैं, तो आप एथिकल क्राइसिस ऑफ कंसाइंस से गुजर रहे होते हैं। बहुत ज्यादा आंतरिक संघर्ष, आपके मन में तनाव होगा, मानसिक तनाव से गुजरेंगे आप खूब, बहुत ज्यादा। और मानसिक तनाव जब नहीं झेला जाता, क्या होता है, सुसाइड। किसी भी तरीके से आप कोशिश करते हैं बाहर निकले इन सब चीजों से, ठीक है। तो देखिए, क्राइसिस ऑफ कंसाइंस के लिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर का कोटेशन है, द अल्टीमेट मेजर ऑफ अ मैन इज नॉट वेयर ही स्टैंड इन मोमेंट ऑफ कंफर्ट एंड convenience, but where he stand at times of challenges and controversy. मार्टिन लूथर किंग जूनियर। देखिए,
ये बोला जाता है ना कि जो सच्चा व्यक्ति होता है, जो नैतिक व्यक्ति होता है, वो आदर्श स्थितियों में उसकी पता नहीं चलती है। जब मुसीबतें उसके सामने खड़ी होती हैं, उसके बाद कितनी मजबूती से वो खड़ा रहता है उन मुसीबतों के सामने, उससे पता चलता है कि कितना नैतिक व्यक्ति है। तो ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर का भी कोटेशन वैसा ही है कि आदमी जो है मुसीबतों में कितनी मजबूती से खड़ा रहता है, उसी समय पता चलता है कि कितना मजबूत आदमी है, कितना बहादुर है। ठीक है, तो ये क्राइसिस ऑफ कॉन्साइंस जब होता है तो एक प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं, जो सिविल सर्वेंट होते हैं या कोई भी होता है, खासकर सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ रहे हैं तो सिविल सर्वेंट को ही लेंगे, तो उस वक्त क्राइसिस ऑफ कॉन्साइंस के टाइम पता चलता है कि मैन ऑफ इंटीग्रिटी है कि नहीं, कितना मजबूत अधिकारी है। ठीक है, इसलिए क्राइसिस ऑफ कॉन्साइंस आना चाहिए इनके सामने हमेशा, ताकि पता चले कि कितना मजबूत आदमी है। ढीला आदमी हुआ तो क्या होगा, चला जाएगा, बह जाएगा धारा में। ठीक है, अब हमको देखना है अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल गवर्नेंस। पहले हम अकाउंटेबिलिटी समझेंगे, एथिकल गवर्नेंस समझेंगे, फिर उसके बाद इसके टाइप्स देखेंगे। ठीक है, आपको लग रहा होगा अकाउंटेबिलिटी क्या है, जवाबदेही, ठीक है, लेकिन पूरा अच्छे से समझना है इसको। कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं तो बारीकियां पता होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी क्या है, व्यक्ति संस्था अपने काम के लिए और अपने फैसलों के लिए जिम्मेदार हो। फिर से देख लीजिए ध्यान से, व्यक्ति या संस्था अपने काम के लिए और अपने फैसलों के लिए, काम के लिए, फैसलों के लिए जिम्मेदार हो, खुद जिम्मेदार हो, उसको कहते हैं अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, और दूसरों को उन फैसलों का हिसाब देने के लिए तैयार हो। उसने क्या फैसला किया है, उस संस्था है क्या व्यक्ति है, कैसा काम किया है अपने काम के लिए, कैसा फैसला लिया है उस फैसलों के लिए, दूसरों को उन फैसलों का हिसाब देने के लिए। अगर किसी ने मांग लिया कि आपने क्या क्या काम किया है, दीजिए हिसाब किताब, उनके लिए तैयार बैठा रहे। ये ना हो कि हिसाब दे ही ना, हम तो नहीं देंगे, हम आरटीआई, अगर किसी ने आरटीआई लगा दिया तो हम आरटीआई नहीं, हम नहीं जवाब देंगे आरटीआई का। ठीक है, ये ना हो, पूरा जवाब दे। इसमें कुछ प्रश्न आते हैं, इन प्रश्न तय करते हैं कि ये अकाउंटेबिलिटी है। कैसे प्रश्न है, हु इज रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबिलिटी में आएगा। अकाउंटेबिलिटी मतलब कह सकते हैं इन पांचों को मिला के बोलेंगे अकाउंटेबिलिटी। किस तरीके के प्रश्न आएंगे, हु इज रिस्पॉन्सिबल यानी कौन जिम्मेदार है, दूसरा क्या काम किया गया था, व्हाट वाज डन, क्यों किया गया था, व्हाई वाज इट डन, परिणाम क्या रहा, व्हाट वाज द आउटकम, गलती होने पर कौन सुधारेगा या सुधरेगा, हु विल रेक्टिफाई इफ देयर इज अ मिस्टेक, और गलती होगा तो कौन सुधारेगा। इस तरीके के प्रश्न आएंगे, तब आप करेंगे कि वो अकाउंटेबिलिटी है। ठीक है, तो एग्जांपल आरटीआई, अगर आरटीआई लग रहा है, अब पूरी ईमानदारी के साथ जवाब दे दिया जा रहा है, तब तो ठीक है, अकाउंटेबल है। आरटीआई लगाया गया नहीं हुआ, हो सकता है आरटीआई अभी मौजूदा में क्या हो रहा है, आरटीआई को ही बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं, संशोधन करके कि हटाओ जवाब दे ही ना, कोशिश कर रहे हैं इससे बचने के लिए। लेकिन फिर भी हमें क्या देखना है कि आरटीआई लगाने पे मिल रहा है कि नहीं, अकाउंट तो पता चल जाएगा कितना अकाउंटेबल है। ठीक है, एथिकल गवर्नेंस क्या होता है, एथिकल के बारे में तो जानते ही, गवर्नेंस यानी नैतिक शासन क्या है। ठीक है, देखिए, सरकार या प्रशासन का एक ऐसा तरीका है जहां सभी निर्णय और कार्य ईमानदारी, पारदर्शिता और निष्पक्षता और सार्वजनिक हित के सर्वोच्च नैतिक मूल्यों पर आधारित हो। ठीक है, समझ में आया, तो उसे बोलेंगे एथिकल गवर्नेंस, मतलब जनता के लिए बेहतर करना, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करना, पूरी ईमानदारी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ। जब हम हमसे कोई सवाल पूछा जा रहा है तो हम उसका जवाब दे रहे हैं, ये नहीं कि आंख दिखा रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं, ये इस मूड में नहीं है, पूरे अच्छे से बता रहे हैं सब, दिखा के। ठीक है, तो इसमें क्या शामिल होता है एथिकल गवर्नेंस में, देखिए, इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, इम्पार्शियलिटी, एम्पैथी एंड कंपैशन, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी भी इसी में आ जाता है। अभी हम अकाउंटेबिलिटी के पूरे टाइप्स देखेंगे, आपको पता चलेगा कि अकाउंटेबिलिटी के भी इतने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो ये सब शामिल होता है एथिकल गवर्नेंस में। ठीक है, अब आइए, जो गवर्नमेंट हमेशा चिल्ला चिल्ला के बोल रही होती है ना कि मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, ये जो स्लोगन है, ये एथिकल गवर्नेंस का स्लोगन है। लेकिन एथिकल गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस हो और एथिकल गवर्नेंस आए, इसके लिए काम करना पड़ता है, बोलना नहीं पड़ता है केवल। ठीक है, जैसे डोर स्टेप डिलीवरी मिले। डोर स्टेप डिलीवरी क्या, कोई नीति वगैरह बन गया है, पॉलिसी बन गया है, आपने केवल प्रेस रिलीज कर दिया, पेपर में छपवा दिया, तो जो पढ़े लिखे लोग हैं केवल वही पढ़ेंगे। हो सकता है कि बहुत सारे लोग अवॉइड कर दे इसको, समझे ना। तो करना क्या है, मिनिमम गवर्नेंस, मैक्सिमम गवर्नेंस को पूरा करने के लिए अपने एक कर्मचारी, जो सरकारी कर्मचारी है, एक पर्टिकुलर एरिया होता है, गांव होता है, शहर होता है, वहां पे बहुत सारे ऑफिस बने रहते हैं सरकारी, तो अधिकारियों को घर घर भेजिए, डोर स्टेप डिलीवरी दीजिए, जाइए, लेके जाएगा वहाँ का कर्मचारी, घर वालों को बताएगा, देखिए ये स्कीम है, इसके ये क्राइटेरिया है, क्या आप लोग इस क्राइटेरिया में आते हैं, वो पूछ के पता करके क्या आप चाहते हैं कि हम आपको इससे लाभान्वित करें, तो आप जुड़ते हैं उस योजना से। ये होता है मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस दिखाना, करना, केवल बोलना नहीं। डोर स्टेप डिलीवरी जब मिलने लगती है ना,
सरकार के एजेंट खुद आ के घर पे आके आपको बताते हैं इन योजनाओं के बारे में। प्रेस रिलीज कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन लोग ध्यान कहाँ देते हैं, बहुत लोग छूट जाते हैं। करना क्या है, डोर स्टेप डिलीवरी देनी है, स्कीमों के बारे में बताएं आके, देखिए ये स्कीम है, आप इस कैटेगरी में आते हैं, आपको इससे लाभान्वित किया जाएगा, आप उसका फायदा उठाइए। ठीक है, तो क्या होगा, पॉवर्टी लाइन से ऊपर चले जाएंगे, बेहतर स्थिति होगी आपकी। ये होती है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये होता है एथिकल गवर्नेंस, रियलिटी में करना, ग्राउंड रियलिटी को देखना। अब डीएम है, एसपी है, एसी वाले कम बैठे हुए ऑफिस में जा ही नहीं रहे ग्राउंड पे देखने की क्या हो रहा है, कहाँ से होगा मिनिमम गवर्नमेंट, तो ज्यादा तो ज्यादा फेल हो जाएगा स्कीम। ठीक है, महात्मा गांधी सीधे इस बात पे क्या जोर दे रहे हैं, एथिकल गवर्नेंस के लिए, नैतिक शासन के लिए, कि नॉलेज विदाउट मोरालिटी इज डेंजरस। जो सरकारी अधिकारी है उसमें अगर मोरालिटी नहीं है तो कितना भी मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस करिए, कोलैप्स कर जाएगा। तो गांधी जी का कोड जो है काफी हेल्पफुल है इसको नैतिक शासन को समझने के लिए। आप कोड भी कर सकते हैं ना इसको, नॉलेज विदाउट मोरालिटी इज डेंजरस। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी देखेंगे एक एक करके। वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी, हॉरिजॉन्टल अकाउंटेबिलिटी, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, ये सब आएगा सामने। वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, क्या है इसमें, जनता यानी निचली इकाई सीधे ऊपर बैठे प्रतिनिधियों या अधिकारियों से उनके काम और उनके निर्णय के लिए जवाब मांगती है, सीधे ऐसे, ये नीचे से ऊपर की ओर चलता है। आपने क्या किया है बताइए हमें, ये होता है वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए इलेक्शन होते हैं हर 5 साल के बाद। अगर इनका परफॉर्मेंस गड़बड़ रहा गवर्नमेंट का या इनके प्रतिनिधियों का, अब फिर अगली बार इलेक्शन में खड़े हुए और जनता जागरूक है, मूल्यांकन करती है, तो 5 साल बाद इनका हिसाब कर देगी, कहेगी ना कि आपने अपने मैनिफेस्टो में इतना बड़ा बड़ा सब कुछ स्लोगन लिख दिया और हम उसमें से एक भी काम पूरा नहीं हुआ, इसका मतलब आप अकाउंटेबल नहीं है, हमें तो दिख रहा है, अब आप खड़े हुए हैं, अब आप वोट नहीं देंगे, अब आप रिप्लेस कर दिए जाएंगे, हटो। तो जनता जो है 5 साल के बाद हिसाब कर देती है, आराम से गवर्नमेंट बदल देती है, कहता ही है गेट आउट। ठीक, और दूसरा है हॉरिजॉन्टल अकाउंटेबिलिटी। इसमें क्या होता है, जो सरकार के भीतर ही अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं बने हुए, वो एक दूसरे का परीक्षण कर रहे होते हैं, यानी निरीक्षण कर रहे होते हैं। ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के ही डिपार्टमेंट है, बहुत सारे संस्थाएं हैं, ये एक दूसरे का कह सकते हैं चेक एंड बैलेंस करके रखते हैं, ये उसको देखता है, ये इसको देखता है, चेक करते रहते हैं। ठीक है, जैसे जब सरकार के भीतर ही अलग अलग संस्थाएं या अंग जैसे विधायिका, न्यायपालिका और कार्यकारी एक दूसरे के कार्यों की जांच करने लगते हैं, तब होता है हॉरिजॉन्टल अकाउंटेबिलिटी। फॉर एग्जांपल, संसद क्या करती है, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, कैसे प्रश्नकाल याद होगा आपको, अविश्वास प्रस्ताव लाके हटा देगी। न्यायपालिका द्वारा क्या होता है, कार्यपालिका के फैसलों का जुडिशियल रिव्यू होता है। ये सब जो एग्जांपल दिख रहे हैं ये सब है हॉरिजॉन्टल अकाउंटेबिलिटी। ठीक, अब ग्लोबल एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए कोई एक्स देश है वाई देश पे अटैक कर दिया, ठीक है, और जो अदर कंट्रीज होती है वो क्या करती हैं, जिसने अटैक किया उससे पूछा जाता है ना, क्यों किया भाई, वहां पे बहुत सारे इनोसेंट लोग मर गए, क्यों किया, तो प्रतिबंध लगा देती है, सैंक्शंस लगाने शुरू कर देती है कि अकाउंटेबल रहो, क्यों कर रहे हो, बताओ हमें क्या कारण था। जब पता चलता है कि कोई कारण नहीं था, बस ऐसे ही कर दिया अपना प्रभाव बनाने के लिए, तो प्रतिबंध लगाना शुरू कर देती है, तो उसको अकाउंटेबल बनाने की कोशिश करती है। ठीक, तीसरा है पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी। पॉलिटिशियंस बहुत सारे मैनिफेस्टो निकालते हैं ना कि देखो भाई हम आएंगे तो बस कल ही 2 मिनट में राम राज्य आने वाला है, बस हमको चुन लो, फिर तो हम उसके बाद तुम्हारी तरफ पलट के भी नहीं देखेंगे, एक बार जीत जाए तो। ठीक है, तो मैले साहब लोग जो है मैनिफेस्टो निकालते हैं, तो क्या होता है, ये जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी का सीधा सा मतलब है जनता के प्रति जवाबदेह होना। ठीक है, ये राजनीतिक वादे जनता के परछाई से जुड़ी रहती है, तो अकाउंटेबल रहना पड़ेगा इनको, नहीं रहेंगे तो जनता क्या कहेगी, 5 साल के बाद गेट आउट। अभी तो राइट टू रिकॉल का मामला चल रहा है ना, राइट टू रिकॉल, कि अगर आ गया ना, तो अगर 5 साल भी छोड़िए, तीसरे दिन ही या महीने भर बाद ही कहेंगे गेट आउट, तुम ढंग के आदमी नहीं हो, निकलो यहाँ से। लीगल अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, व्यक्ति या संस्था अपने कार्यों और निर्णयों के लिए एक कानून लॉ एस्टेब्लिश होता है, ठीक है, स्थापित कानूनों और नियमों के प्रति जवाबदेह रहता है, लॉ बना हुआ है। ठीक है, तो व्यक्ति और संस्था क्या है, उस लॉ के अकॉर्डिंग काम करेगी, उससे इतर उतर गई तो काम खत्म, तो इसको कानून के प्रति अपने जवाबदेह रहना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए, इसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। अगर इसके दायरे में आप बाहर गए तो आपको बुला लिया जाएगा कि आइए हम आपकी सेवा करेंगे। ठीक है, अब एक माइक्रो अकाउंटेबिलिटी है। माइक्रो अकाउंटेबिलिटी क्या है, संगठन के भीतर व्यक्तिगत या छोटे समूह स्तर पर उनके विशिष्ट कार्यों और कर्तव्यों के लिए जवाबदेही। कैसे, देखिए, मान लीजिए बैंक का कैशियर है, ठीक है, वो रोज जो है ग्राहकों का हिसाब किताब रख रहा है, पैसों का पूरा, उनके लेन देन का सब हिसाब किताब रखता है। अगर कोई भी गलती होती है
तो व्यक्तिगत रूप से ये जिम्मेदार होता है। अकाउंटेबल यही होगा कैशियर कि कैसे गड़बड़ी हुई, इसको कहते हैं माइक्रो अकाउंटेबिलिटी। ठीक, एक होता है मैक्रो अकाउंटेबिलिटी। मैक्रो क्या, इसमें बड़े लेवल पे देखा जाता है, नीतिगत स्तर पे पॉलिसी मेकिंग हुई है, संगठन या सरकार के समग्र प्रदर्शन, पॉलिसी बन गई है 5 साल बाद, मान लीजिए जनता हिसाब कर रही है इनका कि क्या क्या आपने किया है। जर्नलिस्ट है, पैनल में बुला लिए 5 साल बाद कि आपने बोला था ना, तो आपकी पॉलिसी ये है, आपने क्या क्या किया है, क्या क्या बेहतर हुआ है, हमें बताइए। संगठन और सरकार का समग्र प्रदर्शन देखा जाएगा। इन्होंने जो लक्ष्य बनाए थे कि हम 2047 तक ये बन जाएंगे, सुपर पावर बन जाएंगे, 2030 तक, 2022 तक, ये सब जो बोलते हैं रणनीतिक लक्ष्य और उसके व्यापक परिणामों के लिए जवाबदेही, ये सब देखा जाएगा कि बताओ। ठीक है, तो मतलब ये है कि जो पॉलिसी बनाई, ठीक है, जो सरकार का परफॉर्मेंस है उस सबका विश्लेषण किया जाएगा। इकोनॉमिक पॉलिसी बना दी तो जीडीपी ग्रोथ का 5 साल बाद या 1 साल बाद पूरा देखेंगे समग्र रूप से कि ठीक से हुआ था कि नहीं। जो इन्होंने बोला था कि जीडीपी हो जाएगी 9.7 10 हो जाएगी हमारी जीडीपी ग्रोथ, वो हुई कि नहीं, चेक किया जाएगा। गरीबी उन्मूलन की बात की गई थी, हुआ कि नहीं। जलवायु परिवर्तन के लक्ष्य तय किए गए थे कि 2030 तक हम सस्टेनेबल जो गोल है उसको हासिल कर लेंगे, हुआ कि नहीं, ये प्रदर्शन चेक किया जाएगा पूरा। इसे कहते हैं माइक्रो अकाउंटेबिलिटी, बड़े लेवल पे। ठीक है, तो अब देखिए क्या क्या हमने देखा अकाउंटेबिलिटी में, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, लीगल, पॉलिटिकल, माइक्रो, मैक्रो अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, अभी और भी आगे है। ये अकाउंटेबिलिटी देखा और हमने क्या देखा, एथिकल गवर्नेंस। ठीक है, इसी पे एथिकल गवर्नेंस के बारे में और गवर्नमेंट के बारे में अब्राहम लिंकन ने कुछ बोला है। क्या बोला है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ये होना चाहिए। डेमोक्रेसी का भी बहुत सारे लोग डेमोक्रेसी को भी परिभाषित करने के लिए ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल बोलते हैं। ये अब्राहम लिंकन का कोटेशन नहीं है, अब्राहम लिंकन की वजह से फेमस हुआ था ये कोटेशन। ठीक है, तो काफी बेहतर है। तो क्या समझाना है मुझे कि आप अकाउंटेबल रहिए, एथिकल गवर्नेंस को फॉलो करिए, इसको सुनिश्चित करिए। कैसे, जो मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात की जा रही है उसको ढंग से करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे कल। आज के लिए इतना ही। चैनल का नाम है IAS PCS SSC और थैंक यू।